हेलो फ्रेंड्स, आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि चाइना के जो गुड्स हैं वो अपन को बैन कर देने चाहिए और इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग खोलना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हम चाइना के गुड्स जो बैन करना वो हमारे लिए क्यों नुकसान है और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम चाइना से कम्पीट करें या ना कि बैन की तरफ। तो हम पहले मैं आपको एक डाटा बताता हूँ। 1960 में जो इंडिया का जो जीडीपी था वो चाइना से ज़्यादा था। इंडिया का जीडीपी था 148 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स और चाइना का था 128 बिलियन डॉलर, मतलब 15-20% इंडिया का जीडीपी ज़्यादा था। फिर जब उसको चाइना को 18 साल लगे इंडिया के जीडीपी के बराबर आने में, तो दोनों का जीडीपी जो हो गया 293 बिलियन डॉलर हो गया। फिर उसके बाद जब भी जितने भी साल गए उसमें चाइना ने इतनी ज़्यादा ग्रोथ करी, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस करी और अपना जो बॉर्डर्स थे वो पूरे वर्ल्ड के लिए खोल दिए। उसकी वजह से बाहर का इन्वेस्टमेंट उनके पास आने लगा। जो हमने 1991 में चालू किया था वो उन्होंने 1978 में ही चालू कर दिया और 1991 में भी हमने बहुत धीरे धीरे और बहुत कम लेवल पे चालू कर दिया था। तो जिसकी वजह से हमारा गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अब चाइना का जो जीडीपी है वो 14 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है और इंडिया का अप्रोक्स 3 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब 4 टाइम्स से भी ज़्यादा का, 4.5 टाइम्स का जीडीपी का फ़र्क है। तो अब मैं रीज़न बताता हूँ आपको कि जो अगर हम चाइना के गुड्स क्यों नहीं बैन कर सकते। तो फिर इसका फर्स्ट रीज़न है कि जैसे इंडिया में मान लीजिए कोई आदमी 25,000 रुपये कमा रहा है, तो आप उसको उससे वो अपना घर का खर्चा चला रहा है। तो और जो आपको इतना कॉमन सेंस होगी कि जो चाइना के जो भी गुड्स हैं वो आपको सस्ती रेट पे मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, इसलिए हम चाइना की ख़रीदते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम बेवकूफ़ हैं, ज़बरदस्ती खरीदते हैं कि इंडिया की नीचे चाइना की चाहिए, क्योंकि हमें सस्ता मिलता है। तो जो अगर अपन ये बोलेंगे कि मैं 50 रुपये का माल चाइना में बन रहा है सेम टू सेम और वो मैं 250 रुपये में इंडिया में बन रहा है, तो मैं 250 का मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा। अगर मैं 250 का खरीदूंगा तो मेरी जो परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये पुअर और मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके लिए जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। तो पहला रीज़न तो परचेजिंग पावर का हो गया कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि जो 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है या थोड़े बहुत पुअर कैटेगरी में आ रहा है, 300-400 रुपये, कोई फल वाला है, कोई सब्जी वाला है, वो भी लाइफ जी रहे हैं, तो उनके लिए हम ऐसी इकोनॉमी नहीं कर सकते कि चाइनीज़ गुड को बैन कर दें। और वैसे भी हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं, तो लीगली तो हम वैसे भी बैन कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी मान लीजिए हम कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दें या कुछ भी कर दें, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंडिया का जो चाइना मान लीजिए 100 रुपये का एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में, तो चाइना का जो शेयर इंडिया में जो एक्सपेक्ट करता है वो लेस देन 2% है। तो बाकी जो 98, तो चाइना के अगर आप बैन भी कर दोगे पूरे के पूरे गुड्स तो चाइना के बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे मत सोचिए कि आप इंडिया चाइना से बैन कर देगा गुड्स तो चाइना की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा या वो बर्बाद हो जाएगा, बल्कि अपन ज़रूर बर्बाद हो जाएंगे। अब अपन क्यों बर्बाद होंगे मैं वो बताता हूँ आपको। तीसरा रीज़न, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स जो बाहर एक्सपोर्ट करती है। तो एक्सपोर्ट जो करती है उसको मान लीजिए मुझे वो गाड़ी बनाती है और वो 78 कंट्रीज़ में, बजाज ऑटो का एग्जांपल ले लेते हैं। बजाज ऑटो 78 कंट्रीज़ में अपनी गाड़ी एक्सपोर्ट करती है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल आता है वो चाइना से आता है। अब आप बोलोगे कि चाइना से जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट मत करो, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट मत करो क्योंकि हमें चाइनीज़ को बैन करना है। तो बजाज ऑटो में जो भी काम कर रहा है उनकी नौकरी चले जाएगी। इंडिया की जो बहुत बड़ी कंपनी है जो वो बंद हो जाएगी और है ना, जो आपका एक्सपोर्ट कर रहे हैं 78 कंट्रीज़ में वो भी नहीं हो पाएगा। तो आपको जो फॉरेन करेंसी का जो लॉस हो रहा है वो भी होगा। वैसे ही टीवीएस मोटर वैसे ही। अब आपको दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि जो भी डॉक्टर रेडी है, जो भी लुपिन है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है जो इंडिया की, वो जेनरिक जो दवाइयाँ बनाती है, जो लाइफ सेविंग जो दवाइयाँ बनाती है, बहुत सारे जो ड्रग्स बनाती है, उसका जो कच्चा माल आता है, रॉ मटेरियल आता है, वो भी चाइना से ही आता है। तो अगर वो आप चाइना से रॉ मटेरियल नहीं लोगे तो आज की डेट में, तो आप उसको बना ही नहीं पाओगे। और इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है दवाइयों का। तो अगर आप रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो फिर आप दवाई भी नहीं बनाओगे। तो जो डॉक्टर रेडी में काम करने वाले हैं, लुपिन में काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी भी नौकरी चली जाएगी। तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट का वैसे ही बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, तो हमें ये बेनिफिट की जगह हमें ये अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं चलो अपन एक काम करते हैं, रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट कर लेंगे लेकिन फिनिश गुड्स नहीं करेंगे। अब फिनिश गुड्स भी मान लीजिए, मैं चौथा एग्जांपल देता हूँ आपको कि अब मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए है मेरे पास, उसका मैंने खिलौने ख़रीद लिए चाइनीज़। अब मैंने दुकान में अपने दुकान खोल ली और मैंने लगा लिए। अब आप बोलोगे कि मैं चाइनीज़ गुड्स पूरे इंडिया में कोई भी नहीं खरीदेगा, बैन कर दो, या फिर एक मूवमेंट चलाओगे चाइनीज़ गुड्स बैन कर देते हैं। तो अब उससे होगा क्या कि चाइना बर्बाद होगा नहीं होगा, लेकिन बेचारे जो छोटे मोटे दुकान वाले हैं जिन्होंने अपने पैसे सारे लगा लोगों के, जो वो चाइना से गुड्स खरीद चुके हैं, जिसका वो पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं,
तो ऐसा तो है नहीं कि आपने जिस जिस दिन बोला वो चाइना वापस ले लेगा वो 2 लाख रुपए और मुझे वापस पेमेंट कर देगा और मैं गुड्स उसको वापस भेज दूंगा। तो आप है ना, जो भी आप वर्ल्ड इकोनॉमी में होता है, आपका कोई भी दुश्मन, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं होता कि अमेरिका हमारा दोस्त है या चाइना हमारा दुश्मन है या पाकिस्तान हमारा दोस्त है दुश्मन है। सब अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। तो इसमें आप जो आपको न्यूज़ चैनल दिखाते हैं, आपके एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। आप ज़्यादा इमोशनली होना अच्छी बात है अपने कंट्री के लिए, बट थोड़ा प्रैक्टिकल भी हुई है। अब दूसरी चीज़ जो है, मान लीजिए अब आप बोलोगे मैं फ़ोन भी यूज़ नहीं करूँगा। अब मैं फ़ोन क्या होता है कि जो फ़ोन के जो पार्ट्स होते हैं वो कई पार्ट्स, अगर आप चिप होती है जो, वो मोस्टली साउथ कोरिया ताइवान से आती है, चाइना से आती है। उसके जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फ़ोन ऐसे तो है नहीं, फ़ोन का अगर आपको कभी टूट जाता होगा, कभी ख़राब होता होगा, वो खोल के आप देखोगे तो उसमें अलग अलग तरह की चिप लगी हुई होती है, कोई मेमोरी कार्ड लगा होता है। तो कई वो फ़ोन अलग अलग पार्ट कंट्री से आता है। कभी कोई पार्ट उसका साउथ कोरिया से आता है, कोई पार्ट उसका उस जापान से आता है, कोई पार्ट होता है उसका ताइवान से आता है। तो उससे क्या होता है, फिर वो असेंबल होता है। कई कई फ़ोन है जो असेंबल्ड इन इंडिया होते हैं, और कई कई फ़ोन है जो असेंबल्ड इन चाइना होते हैं, कई कई असेंबल्ड इन अमेरिका होते हैं। तो आप एकदम से, और 50% जो मार्केट है वो इंडिया का जो आज की डेट में कैप्चर कर रखा है, वो चाइनीज़ फ़ोन ने कर रखा है। शायोमी, जैसे शायोमी है, ओप्पो है, वीवो है, लिनोवो है, वो सारी सारी चाइनीज़ कंपनी है। अब आप इसको, ये अगर एक फ़ोन जैसे मान लीजिए 20,000 का है, तो पूरे 20,000 रुपये का जो पार्ट्स लग रहे हैं वो पूरे चाइनीज़ नहीं है, कोई अलग अलग कंट्रीज से आ रहे हैं। तो दूसरा, हमें जो कॉन्सेप्ट हमें क्या हो रहा है कि जैसे चाइना से हम compete इसलिए नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए जिससे हम compete कर पाएँ। तो आप मान लीजिए मुंबई है जो इंडिया की, वो मतलब फाइनेंशियल कैपिटल है। अब मुंबई से मुझे कोई मुंबई से मुझे दिल्ली से मुझे मुंबई कोई माल भेजना है, तो मुझे 12 घंटे लगते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करने में बाय रोड। तो और अगर वैसे ही उतने डिस्टेंस में अगर मैं चाइना में, जैसे मान लो कि 1000 किलोमीटर मुझे, मैं 12 घंटे लग रहे हैं मुझे इंडिया में, तो उतने डिस्टेंस ट्रैवल करने में चाइना में मुझे केवल 4 घंटे ही लगेंगे। मतलब मेरे 8 घंटे सेव होंगे, और मेरा जो पेट्रोल की कॉस्ट है, जो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो भी कम लगेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, इसको एकदम से वो मत लीजिए कि दिल्ली से मुंबई मुझे 12 घंटे लग रहे हैं आज की डेट में। तो हमें अच्छी रोड बनानी चाहिए, 3 लेन रोड बनानी चाहिए। 3 लेन का मतलब होता है कि रोड के ऊपर रोड, फिर उसके ऊपर रोड। तो इस तरह से जो चाइना में अगर आप देखोगे, तो इस रोड के ऊपर यहाँ से भी कार जा रही है, फिर उसके ऊपर से भी कार जा रही है, फिर उसके ऊपर से भी कार जा रही है। और इतने ज़्यादा एडवांस हाईवे है, इतने ज़्यादा सब कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनीज़ इन्वेस्ट करती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ है बड़ी बड़ी, वो वहाँ पे इन्वेस्ट इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो एक माल एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम कॉस्ट में और बहुत अच्छी क्वालिटी में डिलीवर हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम एकदम से तो उनकी जैसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाने में मुझे 12 घंटे लगते हैं आज के माल अगर मुझे ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमें कोशिश करना चाहिए। और मान लीजिए 10,000 रुपये मेरे लगते हैं दिल्ली से मुंबई माल, तो हमें करना चाहिए कि मैं अगले साल 9,500 रुपये लगेंगे। और मेरे जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो मेरे 5% या 10% से मैं कम करूँगा। और उसके बाद मैं जो 12 घंटे की जगह 11 घंटे या 11.5 घंटे जितना भी पॉसिबल हो, मैं इतनी रोड डेवलप कर दूंगा, या फिर ताकि मेरा ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी कम हो। तो 10 साल में या 15 साल में जाके हम उनसे कम्पीट कर पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरा रीज़न जो हमें जो करना चाहिए, जैसे मान लीजिए जो हम पर्सनली कर सकते हैं, छोटे बिजनेसमैन भी कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि अब मैं कल से अगर चाइनीज़ गुड्स बैन कर दूंगा तो अपने कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, उसमें हर एग्जांपल में 10-20 साल लगेंगे हमें कम्पीट करने में। तो जैसे कि चाइना को हमारे बराबर आने में 18 साल लगे, वैसे ही हमें अगर उनको कम्पीट करेंगे या उसके आसपास भी आ पाएंगे, तो उसमें भी बहुत बड़ा टाइम लगेगा। एकदम से चुटकी बजाते ही कुछ नहीं होगा। तो स्केल ऑफ, जब चाइना के माल हम इसलिए ख़रीदते हैं, जैसे मान लीजिए पेन है 5 रुपये का, अब ये चाइना से आया है एग्ज़ाम्पल, तो इसमें हम इसलिए ख़रीद रहा हूँ मैं क्योंकि ये मुझे क्वालिटी ठीक मिल रही है, और ये मुझे सस्ते में मिल रहा है, सस्ता भी मिल रहा है और क्वालिटी भी ठीक ठाक से मिल रही है, तो मैं ख़रीद रहा हूँ। अब मुझे ऐसा का ऐसा ही पेन बनाने में, जैसे मान लीजिए आज इंडिया में लग रहे हैं 10 रुपये, और मैं तो अगर मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ या छोटा एमएसएमई सेक्टर में आता हूँ, मेरा 15-20-25 करोड़ का जो टर्नओवर है, तो हमें क्या करना चाहिए, टर्नओवर 10-20% से बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे आज मेरा 25 करोड़ का टर्नओवर है, तो मुझे करना चाहिए कि मैं 30 करोड़ का टर्नओवर करूँगा 2 साल में। और अगर मैं 10 रुपये में वो पेन बेच रहा हूँ, तो 9 रुपये 70 पैसे में बेचूँगा, मतलब पहले से कम में बेचूँगा, ताकि मैं कॉस्ट कम करनी चाहिए, अलग अलग आइडिया लगाने चाहिए, लेबर कॉस्ट से कम होगा, या फिर मैं रॉ मटेरियल जहाँ से ला रहा हूँ अगर मैं ज़्यादा खरीदूँगा, मतलब आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे धीरू भाई अंबानी करता था, रिलायंस इंडस्ट्रीज करती है, जो भी कोई भी जो सामान लाती है, जैसे मान लीजिए जियो भी अगर वो लाएगी,
तो कभी भी वो हमेशा वॉल्यूम बेस्ड काम करती है। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो, जैसे वॉलमार्ट है, जैसे रिलायंस है, वो जियो, इसलिए जैसे जियो लाया वो, तो सबसे पहले उसने बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट करा, करोड़ों लोगों को सिम दी फ्री में। उसके बाद उसने धीरे धीरे, मतलब वो वॉल्यूम पे काम करता है। एक वो उसका ये मकसद नहीं था कि मैं एक कस्टमर से 200 रुपये कमाऊँ या 500 रुपये कमाऊँ। सबसे मेन मकसद था उसका कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करूँ। तो वैसा ही अपना होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी सेल बढ़ाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर तक अपनी रीच करूँ। तो इससे हम धीरे धीरे हो सकता है कम्पीट कर पाएँ चाइना से। दूसरा है कि जो इंडिया का जो डाटा है, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से जो मिला है मुझे, 16 फाइनेंशियल ईयर 16-17 का एक डाटा है, जो 1024 करोड़ रुपए का जो स्मगलिंग से आया था गुड्स। स्मगलिंग से कोई भी गुड्स आता है, स्मगलिंग से सीज गुड्स है, मतलब ये वो वाला गुड्स है जो हमें पता लग गया है कि चाइना से आया है स्मगल करके। तो इस तरह की जो गुड्स आ रहे हैं, तो वो है जो पता लग चुका है। जो नहीं पता लगा वो अलग चीज़ है। जैसे मान लीजिए आपकी कॉलोनी में 100 बार चेन, मतलब मान लीजिए आपकी पूरी सिटी में 100 बार चेन टूटी है, चेन तोड़ के कोई ले गया है, तो दो बार पुलिस ने पकड़ के जिसकी भी चेन टूटी थी उसको दे दिया। अब 98 लोग जो चोरी की थी वो आज तक नहीं पकड़े गए। तो उसी तरह से ये जो 1024 करोड़ रुपए हैं, वो गुड्स हैं जो स्मगल्ड पकड़े जा चुके हैं, स्मगलिंग करते हुए लोग पकड़े जा चुके हैं। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है उस पर लगाम लगाएं, ताकि हमें, एक तो गवर्नमेंट को टैक्स का वो हो रहा है, लॉस हो रहा है, और ज़बरदस्ती ही चाइना के गुड स्मगल करे जा रहे हैं। और दूसरे एक वे में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों से भी हेल्प कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है आपको फाइनेंशियल लॉस हो लेकिन इकोनॉमी में इतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दिए जो आते हैं, चाइनीज़ आते हैं, वो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे गाँव में जो लोग रहते हैं या फिर अपने शहरों में भी, जो आपको मटकी से वो कुछ दिए बनाते हैं, जिसकी मान लीजिए कॉस्ट 10 रुपये आती है, और चाइना के जो दिए आते हैं वो मान लीजिए 2 रुपये के आते हैं, लेकिन उसकी अच्छी भी क्वालिटी होती है। तो आप मान लीजिए केवल दिवाली में ही लेते हैं दिए, तो आपको 10 रुपये में आए, या जैसे चाइना के दिए 2 रुपये में आ रहे हैं, लेकिन और वो बेचारा जो छोटा कुमार है वो 40 रुपये में आपको दिए दे रहा है। और आप दिए कितने ले लोगे, 200, 300, 400, 500, तो आप उससे 40 रुपये में ही जैसे दिए ले लीजिए बेचारे से, तो आप उसको, हो सकता है आपकी कॉस्ट 10,000 रुपये महंगी पड़ जाए साल में एक बार, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लेकिन है ना, इसमें क्या होगा कि उस बेचारे की हेल्प हो जाएगी, और आपको चाइनीज़ गुड्स को ऐसे कोई बैन वैन भी नहीं करना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, अगर आप और किसी चीज़ में कॉस्ट कर दीजिए, तो आप इस तरह से फिर भी आप नेशन की हेल्प कर सकते हैं कि कोई बेचारा भी गरीब है जो, जिसका यही काम है, उससे आप ख़रीद लीजिए, कोई बात नहीं। 10-20% ज़्यादा, 1000% भी ज़्यादा, 2000% भी ज़्यादा, तो आप इसमें आप क्या होगा कि कोई आप इकोनॉमी में हेल्प कर सकते हैं, और देश की भी हेल्प हो जाएगी, और बेचारे उसकी आप उसको सपोर्ट भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़ जो आप हेल्प कर सकते हैं, कि इंडिया में एक दिक्कत ये है कि इंडिया में चीप लेबर तो है, चाइना में भी चीप लेबर है और इंडिया में उससे भी ज़्यादा चीप लेबर है, लेकिन स्किलफुल लेबर नहीं है। जैसे मैं स्किलफुल लेबर से क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है, जैसे मैं आपको खुद की बात बताता हूँ, मैंने जब 15 साल स्कूल में पढ़ाई की, अब स्कूल में आपने एक मुझे 90% जो चीज़ें पढ़ाई वो मेरे कभी भी काम नहीं आएगी, और वैसे ही जो आज तक चल रहा है सिलेबस हमेशा सेम है। स्कूल में एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर, जो 10th क्लास तक या 9th क्लास तक पढ़ाया गया था उसमें, लेकिन कंप्यूटर पढ़ने के बाद मैं 5-7 साल 8 साल कंप्यूटर पढ़ा, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता लगा कि एक्सेल होता क्या है और एक्सेल को यूज़ कैसे करते हैं। तो और मेरे हमेशा मार्क्स भी 50 में से 48-49 आए, मतलब मान लीजिए मैं 95% मार्क्स ला रहा हूँ कंप्यूटर में, और मुझे ना तो कंप्यूटर ऑन करने के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था उस टाइम। तो उस टाइम जो, बहुत पुरानी बात है ये, 10 साल, तो उस टाइम क्या हो रहा था कि मैं, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं स्कूल में, घर वाले सोच रहे हैं बहुत अच्छा हो रहा है, क्या ज़बरदस्त है इसका कंप्यूटर, तो लेकिन इसको मेरे को कंप्यूटर में कोई भी प्रैक्टिकल, मैं किसी कंपनी के लिए कुछ भी काम कर पाऊँ वैसा मुझे कोई भी काम आता नहीं था। तो आप अपने बच्चों को भी, जैसे अपन स्कूल सिस्टम तो चेंज कर नहीं सकते, अगर गवर्नमेंट मेरा वीडियो देख रही है या फिर बहुत जनों ने बना रखे हैं इस तरह के वीडियोज़, तो आप ये करनी चाहिए, प्रैक्टिकल आप करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इंजीनियर है, इंडिया में करोड़ों इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन 90% जो इंजीनियर है उनको कुछ भी नहीं आता प्रैक्टिकली, जो कि इंडस्ट्री के काम आए। तो हमें एक प्रैक्टिकल जो इंडस्ट्री के जो काम आए, जैसे इन्फोसिस का जो सीईओ है उसने भी बोला था कि जो भी इंजीनियर बन रहे हैं, एमबीए बन रहे हैं, वो बन तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उस तरह के नहीं बन रहे जो इंडस्ट्री को चाहिए, जो कुछ काम कर सकें। तो मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, इंजीनियर बहुत सारे अच्छे भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बट मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। इसलिए मैंने खुद का भी एग्जांपल लिया कि मेरे खुद ने भी, मैंने जब पढ़ाई की थी, जब कंप्यूटर में मैंने अच्छे मार्क्स भी आए थे, लेकिन मुझे पता था मुझे कुछ नहीं आता।
कंप्यूटर में। तो उसके बाद जैसे ही मुझे फिर थोड़ा टाइम बाद मुझे डिबेंचर का चैप्टर था अकाउंट्स में, मुझे पढ़ा था 11th-12th में, 11th में या 12th में कभी पढ़ा था। तो अकाउंट्स में मार्क्स भी 96 या 95 कुछ आए थे उस टाइम 12th में बोर्ड में। लेकिन है ना, मुझे ये भी नहीं पता था कि डिबेंचर का मतलब क्या होता है। मतलब मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, स्कूल का सिस्टम में मार्क्स के आ रहे नहीं आ रहे वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि घर वालों को लग रहा है कि बहुत शानदार पढ़ रहा है, क्या ज़बरदस्त पढ़ रहा है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो नॉलेज है डिबेंचर होता क्या है उसका मतलब भी नहीं पता। फिर मैंने जब बाद में बुक्स पढ़ना चालू करा अभी 2-3 साल से, तो मुझे पता लगा कि जो डिबेंचर होता है वो कुछ नहीं होता। एक कंपनी को अपन उधार देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो अपन से उधार लेती है, बॉन्ड, डिबेंचर को बॉन्ड बोलते हैं, और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो अपनी इनकम होती है। और इस तरह से इसका टैक्सेशन पार्ट जो होता है वो अभी भी किसी बहुत सारे सीए उनको पता नहीं होगा कि डिबेंचर का टैक्सेशन कैसे करते हैं या होता क्या है। तो जब प्रैक्टिकल मतलब बेसिकली आपको प्रैक्टिकल पढ़ाई करनी चाहिए। स्किलफुल लेवल ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो इंडिया चाइना से कम्पीट कर पाएगा। दूसरा हम कर सकते हैं कि जैसे दिवाली पे जो फायर क्रैकर्स होते हैं, वो मान लीजिए मैं 5,000 रुपये के फायर क्रैकर्स लाता हूँ। अब जो फायर क्रैकर्स जो चाइना के जो होते हैं उसमें क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट एक केमिकल आता है, वो रिलीज़ होता है, जिससे हमें अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं या सांस की बीमारी होती है उनको बहुत हार्म करता है, और नॉर्मल पर्सन को भी सांस लेने में कभी कभार उससे दिक्कत आती है, और एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट होता है। तो मान लीजिए मैं 5,000 रुपये के पटाखे लाने हैं मुझे दिवाली में, और 20 पटाखे आते हैं अगर मैं चाइनीज़ लाता हूँ तो, और अगर मैं इंडिया वाले लाता हूँ तो 10 ही आते हैं, चाहे से वो मान लीजिए थोड़ा कम शोर करते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक तो इन्वायरमेंट का भी बेनिफिट हो जाएगा, दूसरा ये जो केमिकल निकलता है वो भी नहीं निकलेगा, और इन्वायरमेंट बच जाएगा। दूसरा हो सकता है चलो मैं 20 की जगह 10 ही छुटा पाऊँगा, लेकिन इस तरह से इंडिया के जो बिजनेसमैन है उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों में अगर आप फिर भी जैसे दिए वाला एग्जांपल लिया या फायर क्रैकर से एग्जांपल लिया, उस तरह तो आप अगर बैन करें या फिर बैन मत करिए, उस तरह से आप समझाने की कोशिश कीजिए, तब तो ये बहुत बेनिफिट है, इसमें किसी का नुकसान भी नहीं है। अगर मैं 20 की जगह 10 पटाखे छुटा लूँगा तो मेरी लाइफ तो ख़राब होनी जाएगी। तो इस तरह से तो आप फिर भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, हमें जो इंडिया में क्या हो रहा है, जो मेन चीज़ है सबसे, सॉरी मैं सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, कोई भी जना, कोई भी बिजनेसमैन को अगर फैक्ट्री खोलनी है, मान लीजिए 1,000 करोड़ लगाने हैं, मैं जापान में रहता हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ बहुत बड़ा, अब मुझे 1,000 करोड़ रुपए लगाने हैं इंडिया में, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलनी है, उसमें 500,000 वर्कर रखने हैं। तो अब इंडिया में क्या होगा कि जैसे मैं आज की डेट में अगर उससे लाइसेंसिंग के रूल्स है, वो जो फैक्ट्री खोलने के जो रूल्स हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड हैं, इतने ज़्यादा, उसमें इतना ज़्यादा करप्शन है, आप कुछ बहुत ज़्यादा, मतलब आपके रूल्स तो आपको मिल जाएंगे आराम से, लेकिन उसको जो प्रैक्टिकली जब मैं फैक्ट्री खोलूँगा मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मैं 1-2 साल तक तो मुझे केवल लाइसेंसिंग में ही लग जाएगा, ज़मीन एक्वायर करने में लग जाएगा। तो इस तरह के जो रूल्स है उसको आपको वो करने पड़ेंगे, आपको जो करप्शन है वो भी रोकना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगानी पड़ेगी जो भी करप्टेड ऑफिसर्स हैं या फिर कुछ भी हैं, और जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे ऑफिसर्स हैं, उनको प्रमोशन करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, ताकि आपको जो पैसा आ रहा है, कोई भी बिजनेसमैन पैसा ऐसा तो देगा नहीं कि भाई इंडिया गरीब है या फिर इनको डोनेट कर दो, इस तरह से सब अपना बिजनेस का फ़ायदा देखेंगे। तो आपको उसको फ़ायदा देना पड़ेगा कि भाई तू 1,000 करोड़ रुपए लगा रहा है तो टैक्सेशन में रिबेट देनी पड़ेगी, 5 साल टैक्स फ्री करना पड़ेगा। हो सकता है आपको एक ज़मीन देनी पड़ेगी, 1 रुपये में ज़मीन ले, और एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि 5 साल तक मान लीजिए 1,000 एम्प्लॉयज़ तुझे रखने पड़ेंगे। अगर 1,000 एम्प्लॉयज़ तू रख लेगा या 5,000 एम्प्लॉयज़ तू रख लेगा, तो 5 साल तक या 10 साल तक तो तेरे को ये फ्री में ज़मीन दे देते हैं जो भी गवर्नमेंट के पास ज़मीन है, लेकिन तुझे 10 साल तक इसमें 5,000 एम्प्लॉयज़ को इतने रुपए का जॉब देनी पड़ेगी। इस तरह का कोई भी इंसेंटिव या कोई भी सब्सिडी स्कीम देनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देती है, वहाँ की चीप लेबर है और स्किलफुल लेबर है। चीप लेबर तो यहाँ भी है, स्किलफुल नहीं है। तो चीप और स्किलफुल लेबर को जो प्रमोट करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है, वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में विश्वास रखते हैं, उनका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा होता है कि हम उनसे कम्पीट ही नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 1 करोड़, अगर कोई ये कॉपी है 10 रुपये 20 रुपये की, ये 20 रुपये की कॉपी बनाने में मैं 1 करोड़ बना रहा हूँ मेरी फैक्ट्री में, तो वो 100 करोड़ बना देते हैं। तो 100 करोड़ बनाने में क्या हो जाता है कि उनकी जो कॉस्ट आती है उससे कोई भी कम्पीट नहीं कर पाता। तो धीरे धीरे, इसलिए मैंने बोला 5% 10% धीरे धीरे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए, कॉस्ट को धीरे धीरे कम कीजिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा अच्छा कीजिए, ताकि हम चाइना में फ्यूचर में हो सकता है कम्पीट कर पाएँ। बैनिंग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन एज़ पर मी। आप इससे एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं, लेकिन और फिर भी मैंने वापस से बोलता हूँ, मेरा कोई भी किसी भी कम्युनिटी के लिए, इंजीनियर के लिए हो या फिर वो मैंने कोई भी लाइन बोली हो, उससे मेरा कोई वैसे नहीं है, बस मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कोई भी वीडियो को। आपको कोई भी फिर भी मेरी तरफ से कुछ भी हर्ट हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन हो, आपको डिसएग्री करते हो या कोई भी पॉइंट में आप, तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।